गाँव के पहले आईआईटीएन थे? मैं अपने गाँव का पहला आईआईटीएन हूँ, लाइक मैं पहला आईआईटीएन था नहीं, मैं पहला आईआईटीएन अभी भी हूँ, कोई और दूसरा मेरे गाँव से अभी तक आईआईटी क्लियर नहीं किया है। एनआईटी में है मेरे गाँव का एक लड़का, बट आईआईटी में अभी तक कोई नहीं तो है। भैया जैसे अभी आप कर रहे थे ये प्रिपरेशन टाइम में, तो जब क्लास 10 जब बच्चे क्लास 11th में आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा शायद एकेडमिक प्रॉब्लम बच्चों को क्लास 11th में होती है। उस समय आपने एक यूट्यूब पे बिना गाइडेंस के मतलब पर्सनल टीचर गाइडेंस के ऑफलाइन कैसे मैनेज किया? देखो एक तो ये था कि मेरी सिस्टर ने किया हुआ था, मैं बताया तुम्हें, तो गाइडेंस तो मुझे थोड़ी-सी वहाँ से भी मिल जाती थी कि मुझे क्या करना है। एंड मैंने यही है कि अलग सर को एक तो फ़ॉलो किया था, अलग सर ने पूरा मटेरियल उस टाइम अवेलेबल था अलग सर के चैनल पर। एंड अनअकैडमी जेईई पर भी ऐसे चलता था कि 2.0 1.0 तो जैसे भैया इंटर्नशिप के लिए रिगार्डिंग, तो जैसे अभी सीएसई बहुत चल रहा है, सीएसई एआई चल रहा है, तो साथ में एक आया है डेटा साइंस। तो डेटा साइंस पे क्या बोलना चाहोगे? कैसे डिफरेंशिएट करें सीएसई डेटा साइंस को? क्या डेटा साइंस के प्लेसमेंट्स कैसे हैं उसके बारे में ग्राउंड रियलिटी? डेटा साइंस देखो ब्रांच अच्छी है एंड मेरे को लगता है कि डेटा साइंस में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। जितना आपको सीएसई में इंटरेस्टिंग मिलती हैं चीज़ें, उतना ही आपको एआई और डीएस ब्रांच में भी इंटरेस्टिंग मिलेंगी। बट फ़र्क ये है कि एआई, डीएस ब्रांच में या एआई फील्ड में, डेटा साइंस फील्ड में कंपनीज़ अभी इतना ज़्यादा प्लेसमेंट या हायरिंग नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है, यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड पर्सन की नीड होती है। एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए वो क्या करते हैं, अपनी कंपनीज़ में जो पुरानी पोज़ीशंस पे, पुराने इनके इंजीनियर्स हैं पहले वाले, उन्हीं को वो हायर पोज़ीशंस पे, इन पोज़ीशंस पे भेजती हैं। और इसी की वजह से इन कंपनीज़ में अभी इतनी हायरिंग नहीं होती है। और अगर आप एसडी फील्ड में जाओगे देखने, तो ज़्यादातर कंपनीज़ एसडी की हायरिंग करती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की। नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल? मैं पीयूष कुमार नए गेस्ट के साथ इस पॉडकास्ट में दिव्यांशु गुप्ता अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ऑल इंडिया रैंक 3677 इन जेई एडवांस्ड वो अपनी लाइफ के बारे में शेयर करेंगे। ये जो पॉडकास्ट 40-50 मिनट का होगा उनके बारे में जानेंगे, स्ट्रेटजीज जानेंगे और कैसे इतना अच्छा रैंक लाए। और आज भैया आईआईटी पटना सीएससी ब्रांच से आईआईटी पटना में है। तो भैया दिव्यांशु भैया, आप क्या बोलना चाहेंगे? कहाँ से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और अपने बारे में कुछ बता देते हैं। मैंने प्रिपरेशन तो देखो यूट्यूब से ही की थी, ऐसे अलग से कुछ भी मैंने कोचिंग वगैरह जॉइन नहीं की थी। और मैं 2022 में मेरा जेईई एडवांस क्लियर हुआ था, तो मैंने 2021 में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी। और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ वैसे, तो वहीं से मैंने किया था सब। मथुरा से सबसे पहले आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैंने एक तो शुरुआत से ही, जब मैं बचपन से ही पढ़ा हूँ, तो 8th तक तो मेरा गाँव के पास ही स्कूल था, 1 किलोमीटर के अंदर। वहाँ पे मैंने अपनी नॉर्मल स्कूलिंग की। उसके बाद 9th-10th में मैं वृंदावन में पढ़ा हूँ। देन 11th-12th के लिए मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, तो हम्म, वहाँ पे चला गया था। एंड अलीगढ़ में मैं केवल 3 मंथ्स के लिए रहा था, क्योंकि मेरी कोरोना की वजह से मोस्टली क्लासेस ऑनलाइन होती थी। एंड उसके बाद अब मैं आईआईटी पटना में हूँ, ये तो नॉर्मल। क्लास 10th में 96%, तो ये इंस्पिरेशन बचपन से ही स्कॉलर थे। फिर क्लास 12th में 90 प्लस 91%, तो मतलब बचपन से ही स्कॉलर थे या फिर 9th 10th से स्कॉलर हुए और वहां से इंस्पिरेशन आई? मैंने देखो, मेरी इंस्पिरेशन मेरी दीदी से आई थी, सिस्टर से, क्योंकि वो उन्होंने उन्होंने भी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। एंड वो भी अपना जेईई एडवांस का पैकेज वगैरह लेके आई थी दिल्ली से, फिटजी का। तो मैंने सोचा कि वो रखा हुआ था पहले से ही 2 साल, मेरी दीदी 4 साल बड़ी है मेरे से, भैया मेरे 2 साल बड़े हैं। एंड वो पैकेज रखा हुआ था 4 साल से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, कोरोना के टाइम पे कुछ हो रहा नहीं था, तो मैंने उसी से इंस्पिरेशन ली और उसी को स्टार्ट किया था शुरुआत में। तो ये था। तो अभी मतलब आपके लिए मतलब आइडियल कौन है? दीदी हैं? दीदी को लेके चल रहे हो अभी? हाँ, अभी देखो, दीदी जो हैं वो मेरे से आगे ही चल रही हैं, लाइक 4 साल आगे हैं। वो जैसे-जैसे करती जा रही हैं, मैं भी वही-वही फ़ॉलो कर रहा हूँ। मेरी दीदी एएमयू में गई थीं, तो मैं भी एएमयू में चला गया। फिर उसके बाद उन्होंने भी आईआईटी की तैयारी की, और मैंने भी आईआईटी की तैयारी की। बट अनफॉर्च्यूनेटली उनका क्लियर नहीं हुआ, तो उन्होंने एएमयू से बीटेक की। बट मेरा क्लियर हो गया, तो मैं इधर के फ़ील्ड में आ गया आईआईटी की तरफ। एंड वो भी अभी करंटली क्वालकॉम में जॉब कर रही हैं, एंड मैं अभी मिंत्रा में हूँ इस टाइम। तो भैया ये जब आपने प्रिपरेशन शुरू की तो किस क्लास में आपको रियल पता चला कि जेई एग्जाम होता है, जेई एग्जाम से इंजीनियरिंग मिलती है? ये इंटरेस्ट कहाँ से है? पीसीएम लेना है, ये सब? मेरे को पता तो लगभग 6th-7th में ही चल गया था, मेरे दोस्त वगैरह से, कि आईआईटी का भी होता है। सुंदर पिचाई जो थे, उनका बहुत कुछ सुना करते थे उस टाइम, क्योंकि वो शायद 2014 के आसपास ही सीईओ बने थे, तो बहुत रील्स वगैरह आ रही थी।
बट कुछ ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा लगता था कि आईआईटी बहुत बड़ी चीज़ है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा सपना ही नहीं था, मेरा छोटा-सा सपना था कि मैं कुछ बीटेक वगैरह कर लूँगा आस-पास से और फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा। बट जब ये सब हुआ तो फिर आगे ऐसे बनते गए रास्ते। तो भैया जब ये प्रिपरेशन स्टार्ट की तो रियल प्रिपरेशन आपको कौन-सी क्लास में अपने आईआईटी के एम रख के स्टार्ट किया? मैंने यार ये आईआईटी की प्रिपरेशन नॉर्मली वैसे तो सब 11 से करते हैं बट मेरा क्या था कि कोरोना की वजह से मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि मुझे आईआईटी करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। एंड इसीलिए मैंने क्या किया 6 मंथ्स वेस्ट कर दिए अपने और अप्रॉक्सिमेटली नवंबर 2020 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जेईई की। और सबसे पहले मैंने जो अपनी जो मेरे पास इतना मतलब इतना हेवी पैकेज था, बहुत बड़ा पैकेज था वो फिटजी का एंड उसमें से मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सबसे पहली किताब उठाकर देखी थी। और वो मुझे अच्छी लगी लाइक इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने तभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी। आईआईटी पटना में अभी भैया तो आईआईटी पटना में सीएसई ब्रांच, कहाँ से सीएसई में इंटरेस्ट आया कंप्यूटर साइंस में? देखो सीएसई का तो मैं देखो रियलिटी बताऊँगा कि सीएसई में मेरा ऐसा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। कोडिंग हाँ, मैं थोड़ा बहुत किया था पहले भी क्योंकि मेरी दीदी पे लैपटॉप था एंड वो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच वो ईसी ब्रांच से थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। एंड वो भी कोडिंग के फ़ील्ड में ही चली गई थी बाद में। तो उसकी वजह से मैंने भी थोड़ा बहुत देखा कि हाँ, कोडिंग वगैरह क्या होती है। बट इतना उस टाइम समझ में नहीं आता था क्योंकि कुछ किया नहीं था पहले भी कोडिंग से रिलेटेड। देन मुझे लगा कि आईआईटी पटना में मुझे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज भी दिखा था। उस टाइम मैंने जब सर्च किया था, मेरे पास आज भी स्क्रीनशॉट है उसका। उसमें 35 एलपीए शो हुआ था। मैंने जब सर्च किया तो सीएसई का एवरेज पैकेज 35 एलपीए देखकर मैंने डिसाइड किया कि ये सबसे बेस्ट कॉलेज रहेगा एंड कोडिंग कल्चर भी अच्छा था उसमें दिखा रहा था सब कुछ, तो मैंने इसलिए आईआईटी पटना को प्रेफ़र किया था उस टाइम। क्लास 10th और क्लास 12th कौन से बोर्ड से थी भैया? मैं क्लास 10 तो मैंने सीबीएसई बोर्ड से ही की है, शुरू से एंड तक मैं 10 तक सीबीएसई बोर्ड से ही रहा हूँ एंड 11th-12th मेरा एएमयू का बोर्ड रहा था अपना लाइक एएमयू का अपना खुद का बोर्ड है वो किसी भी और बोर्ड से एफ़िलिएटेड नहीं है लाइक आईसीएसई, सीबीएसई ऐसे एएमयू बोर्ड भी है। तो वहाँ से मैंने अपनी 12th की थी। तो भैया आईआईटी पटना, तो कोई और आईआईटी जोसा काउंसलिंग ये सब में क्या मतलब क्या सिनेरियो हुआ उसके बारे में? जोसा काउंसलिंग से पहले मैंने बहुत कुछ सर्च किया था लाइक मेरे बहुत सारे दोस्त थे और मेरा एएमयू में से मेरा कनेक्शन बन चुका था और एएमयू में जो हमारे सीनियर्स थे वहाँ से भी आईआईटी बहुत सारे क्लियर किए थे। तो मैंने उनसे स्टार्ट किया कि कौन-सा कॉलेज बेस्ट रहेगा और क्या काउंसलिंग मुझे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। देन और 1-2 साइट थी कॉलेज प्रवेश वगैरह, तो मैंने वहाँ से देख के अपनी जोसा काउंसलिंग वाला जो पूरा फॉर्म था कि क्या-क्या मुझे भरना है, वो मैंने भरा एंड काउंसलिंग मैंने खुद ने नहीं की थी अपनी, जो मेरी काउंसलिंग हुई थी वो मेरी दीदी ने करवाई थी मेरी, क्योंकि वो पहले भी कर चुकी थी ये सब काउंसलिंग वगैरह। तो मेरे को इस सब का टेंशन नहीं था कि काउंसलिंग कैसे हो। जेई की शुरुआत यूट्यूब पे हुई, तो यूट्यूब कौन से चैनल बच आपको लगता है कि अभी जो लेवल आ रहा है जेई मेंस का, जेई एडवांस का और साथ में अब तो नीट का भी लेवल अप हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी इतना कंटेंट है यूट्यूब पे? बच्चे डाउट में रहते हैं कि यूट्यूब से निकलेगा एग्जाम या नहीं, तो उन पे क्या बोलना चाहोगे? देखो, मेरा तो ये है मेरा जो यूट्यूब को लेके पर्सपेक्टिव है करंटली कि यूट्यूब पे पहले क्या था ना, पहले भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल था एंड आज भी मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बल्कि उससे ज़्यादा ही हो गया, डबल हो चुका है। एंड रीज़न मेरे को लगता है कि अगर आप किसी एक टीचर को फ़ॉलो करते हो, लाइक अभी भी इतने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं और जो मुझे पढ़ाते थे वो भी अवेलेबल हैं। और अगर मैंने क्या किया था ना, कभी भी यूट्यूब पे भी मैंने कोचिंग की तरह ही यूट्यूब को माना था। मैंने कभी भी यूट्यूब को ऐसे नहीं माना था कि मैं कर रहा हूँ, आज करता हूँ, कल छोड़ देता हूँ। मैंने हमेशा ही उसे कोचिंग की तरह ही लिया था। क्योंकि मैंने अनअकैडमी जेईई चैनल को फ़ॉलो किया था एंड उसपे लेक्चर्स आते थे 1:30 पीएम से लेकर 5 पीएम तक उसपे लेक्चर्स चलते थे। 3 लेक्चर हुआ करते थे। लगभग 1 ऑवर एंड 25 मिनट के आसपास। तो मैं उन तीनों को देखता था, लाइव देखता था एंड उससे क्या होता था मुझे कोचिंग वाला फ़ील आता था। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं यूट्यूब को वॉच कर रहा हूँ। मुझे लगता था मैं किसी कोर्स को ही फ़ॉलो कर रहा हूँ। और यही मेरे लिए मुझे लगता है यूट्यूब में सबसे ज़्यादा सक्सेस वाली चीज़ थी।
ये कहाँ से आया? जैसे बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन भी बैच परचेज़ करके पढ़ते हैं 5,000, 6,000, 3,000 तो ये सोचते हैं कि फ़ी कितनी लगी है। वही ऑफ़लाइन में क्या होता है कि जब बच्चा 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए देता है, तो उसे प्रेशर रहता है कि हाँ, मैंने इतने पैसे लगाए हैं, तो रिज़ल्ट भी लाना है। तो इसलिए ऑफ़लाइन का रिज़ल्ट भी ज़्यादा बढ़िया रहता है एज़ रेशियो देखा जाए, जितने मतलब बच्चे वहाँ पे रहते हैं। तो आप एक यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे डिसिप्लिन कैसे बना लिए? डिसिप्लिन के लिए देखो मैंने एक तो मेरे घर में शॉप है, मैं आपको पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ पीछे का। मेरे घर में मेरे फ़ादर की शॉप है एंड शॉप भी हमारे घर में ही है, तो बाहर नहीं है। एंड उसकी वज़ह से क्या था बहुत ज़्यादा चिक-चिकबाज़ी रहती थी एंड कोरोना टाइम पे क्या हुआ था कि सारी शॉप्स वग़ैरह बंद थी, तो हमारे घर में ही शॉप थी, तो थोड़ा बहुत पापा जो थे वो दुकान खोल लिया करते थे अंदर ही, घर में काम हुआ करता था। एंड मैंने 6 मंथ में बताया कि कुछ नहीं किया था, उस टाइम पे मैं उस दुकान में ही लगा हुआ था। एंड बट मुझे वहाँ पे ये लग रहा था कि क्या मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाऊँगा इस चीज़ से? क्या मुझे कुछ आगे तैयारी करनी है या फिर नहीं करनी है? बट जैसे ही मुझे एक डायरेक्शन मिल गई, मैंने जब पहला लेक्चर वगैरह देखा और मुझे बुक्स वगैरह तो मेरे पास पहले से ही थी। तो अब मुझे लगा कि ठीक है चलो प्रिपरेशन करते हैं, बट डिसिप्लिन अब कैसे होगा? ये भी दिक्कत की बात थी। तो हमारा घर में एक गोडाउन वाला रूम था, जिसमें सारे कुछ सामान रखा रहता है हमारी बाइक्स वगैरह का, टायर्स वगैरह। तो उसमें मैंने थोड़ा-सा जगह खाली किया एंड वहाँ पे अपनी चेयर को लगा दिया। वहाँ पे ना तो कोई आता है, ना कोई जाता था। केवल वहाँ पे सामान रखा हुआ था और मैं बैठ के वहाँ पे पढ़ाई करता था। तो वहाँ पे बैठते ही मुझे एक ये फ़ील आता था कि ये अच्छा ये मेरी जगह बैठ के पढ़ने वाली है एंड मैं आस-पास जितना मेरा सब सामान था, मुझे उससे एक मोटिवेशन मिलता था कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे ये करना होगा। तो अब मेरे पे डिसीज़न है कि मुझे या तो शॉप करनी है या ये करना है और दोनों ही उस रूम में अवेलेबल थे। इसलिए मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है और मैंने कुछ पेपर्स वगैरह भी लगा रखे थे लाइक मैं कुछ पेपर्स लगाता था जिसमें आईआईटी जेईई लिख दिया और आईआईटी रुड़की मेरा सपना था तो मैं आईआईटी रुड़की का भी एक फ़ोटो लगा रखा था उस टाइम पर वहाँ। तो ये सारी चीज़ों से मुझे डिसिप्लिन थोड़ा बना रहा। आपने बताया था अभी सुंदर पिचाई कि वहाँ से भी इंटरेस्ट है उनके बारे में जान के। तो जो बच्चे पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें बता दें सुंदर पिचाई आईआईटी खड़गपुर से पढ़े पास आउट है तो आईआईटियंस अभी गूगल में यहाँ पे बहुत जगह काम कर रहे हैं। तो आप भी प्रिपरेशन करेंगे तो इस लेवल पे जा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें आईआईटी खड़गपुर के गेस्ट आने वाले हैं कुछ ही दिनों में आपके पॉडकास्ट पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भैया जैसे अभी आप कर रहे थे ये प्रिपरेशन टाइम में, तो जब क्लास 10 से जब बच्चे क्लास 11th में आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा शायद एकेडमिक प्रॉब्लम बच्चे को क्लास 11th में होती है। उस समय आपने एक यूट्यूब पे बिना गाइडेंस के मतलब पर्सनल टीचर गाइडेंस के ऑफलाइन कैसे मैनेज किया? देखो एक तो ये था कि मेरी सिस्टर ने किया हुआ था, मैं बताया तुम्हें, तो गाइडेंस तो मुझे थोड़ी-सी वहाँ से भी मिल जाती थी कि मुझे क्या करना है। एंड मैंने यही है कि अलग सर को एक तो फ़ॉलो किया था, अलग सर ने पूरा मटेरियल उस टाइम अवेलेबल था अलग सर के चैनल पर एंड अनअकैडमी जेईई पर भी ऐसे चलता था कि 2.0, 1.0 तो उनका प्रीवियस ईयर का मटेरियल भी पूरा अवेलेबल था। तो मुझे एक स्ट्रक्चर्ड मेरे दिमाग में बन चुका था कि मुझे अच्छा ये इस महीने में ये चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा, नेक्स्ट मंथ में ये करूँगा। इस तरीके से मैंने एक प्लान बनाकर रख लिया था कि मेरे को इस तरीके से 8-10 मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन को पूरे तरीके से कंप्लीट करना है। एंड फॉलो करने के लिए क्या करना था कि मैं मेरा रूटीन एक तो बहुत अच्छा था। मैं सुबह योगा भी करता था थोड़ी बहुत देर के लिए लाइक हाफ एन आवर तो मैं करता ही था। एंड थोड़ी बहुत देर मैं वॉक करने के साथ-साथ नोट्स रिवाइज़ करता था अपने। और शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत मेरी शुरू से ही रही थी। लाइक मैं ऐसा नहीं था जेईई प्रिपरेशन में आकर ही शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे। मैंने 10th में भी जब बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह दिए थे, तो उस टाइम भी मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। और वही आदत मेरी जेईई के प्रिपरेशन में उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। भैया दूसरी आपने चीज़ बताया योगा हाँ, किया आपने, योगा का क्या बेनिफिट हुआ? ऐसा लगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा टाइम रिकॉल करने में फ़ायदेमंद हो रहा है। हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत महसूस हुई एंड आपको लाइक 10 डेज़ में ऐसा नहीं लगेगा लेकिन अगर आप 1 मंथ तक इसे कंटिन्यूअसली करेंगे, योगा वगैरह करते रहोगे, तो आपका जो फ़ोकस है ना, वो इंक्रीज़ होगा एंड उसके साथ-साथ आपको जो आपका डिस्ट्रैक्शन वाला एरिया था, जो टाइम था, वो भी आपका यूटिलाइज़ होने लगेगा क्योंकि अब आपने 1 घंटा यहाँ दे दिया है, तो आपको लगेगा कि मेरी पढ़ाई कहाँ होगी? लाइक पूरा टाइम तो ऐसे ही चला जाएगा, तो उस घंटे को आप वहाँ पे पढ़ाई पे यूटिलाइज़ करोगे, तो डिस्ट्रैक्शन कम होगा और फ़ोकस भी बढ़ेगा। योगा की बात हुई तो योगा से बहुत ही बेनिफिट्स हैं आईआईटी जेईई नीट प्रिपरेशन में बहुत सारे डिप्रेशन हो जाते हैं वो भी एंजाइटी को दूर करता है योगा और आपके फोकस को भी बढ़ाता है तो वैसे ही शांति कौन ट्रस्ट हेड
मिस्टर कमल नारायण जी का इंटरव्यू हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। कुछ ही योगा करने से जो आपके मेन योगा है, जो स्टूडेंट लाइफ में जरूर करना चाहिए, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो भैया जैसे योगा के बारे में होगा, ये शॉर्ट नोट्स के बारे में सबसे बढ़िया बताया। तो मैंने एक इंटरव्यू लिया था आए ये कोटा नंदिनी, कोटा से हुँ। वाइब्रेंट एकेडमी का। तो उन्होंने बताया कि केमिस्ट्री में जो वो शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसे बनाने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे जो अभी भी मैसेज करते हैं, उन्हें केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो कैसे शॉर्ट नोट बनाए केमिस्ट्री के? केमिस्ट्री में मैंने देखो एक चैनल था पंकज सर केमिस्ट्री, अभी भी अवेलेबल है वो यूट्यूब पर। एंड उसमें मेरे को पीडब्ल्यू सबसे अच्छा वाले क्या सर, लगा था वो शॉर्ट पीडब्ल्यू नोट्स। वाले सर। हाँ, पीडब्ल्यू वाले पंकज सर। हाँ। उनका वो पीडब्ल्यू से उसका उस वो चैनल पीडब्ल्यू जैसा था, उसी के पैरेलल ही उस टाइम वो भी चल रहा था, जब पीडब्ल्यू का ऐसे बैचेज़-वैचेज़ नहीं होते थे। तो उस चैनल पे जो उनके लेक्चर्स थे ना, वो एडवांस लेवल के तो नहीं थे, बट एनसीईआरटी या जेईई मेंस के लिए जो उसमें उन्होंने कंटेंट प्रोवाइड किया था, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा कंटेंट था। एंड वो सबसे बेस्ट था मेरे लिए नोट्स बनाने के लिए। तो मैंने केमिस्ट्री के नोट्स, उनकी सीरीज़ थी, इनऑर्गेनिक की एक सीरीज़ थी, ऑर्गेनिक की थी एंड फिजिकल केमिस्ट्री की थी। मैंने वहीं से तीनों के नोट्स भी बनाए और वहीं से मैं उनको रिवाइज़ भी करता था, क्योंकि टाइम मेरे को लगता था लगभग उनके एक-एक लेक्चर लगभग 1 एंड हाफ आवर का है। तो उसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता था। लाइक मैं आज बैठ गया केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, तो पूरे दिन में 4 से 5 लेक्चर मैं कंप्लीट करके ही उठता था और नोट्स वगैरह भी वहीं से मैंने बना लिए थे सभी के सभी। भैया जैसे बच्चे ऑनलाइन जो पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस बैचेस से आप बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, तो नोट्स कैसे बनाएं, उसमें बहुत बच्चों को डाउट रहता है ऑनलाइन क्लास के साथ। तो बता दीजिए उसके लिए। नोट्स तो देखो यार, मैं अब नोट्स बनाने का तो मेरा ये था कि आप जो-जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, लाइक टीचर्स भी बोलते हैं कि देखो भाई ये इस पे बहुत क्वेश्चन्स आए हैं इस कांसेप्ट पे। तो वो कंसेप्ट को आप लिख के रख लो एक तो। एंड कोशिश करो कि जितने कम से कम पेजेस में हो पाए, लाइक छोटा-छोटा राइटिंग लिखो। क्योंकि एक माइंड में एक इमेज बनी हुई होती है। अगर आपके माइंड में पहले से पता है आपको 5-5 पेज के नोट्स रिवाइज़ करने हैं और वो हो गए 10 पेजेस, 10 चैप्टर्स तो 50 पेजेस हो जाएँगे। बट अगर आप वहीं पे 2 से 3 पेजेस के एक नोट्स बनाएँगे, चाहे छोटा-छोटा लिखा है आपने, लिखा उतना ही है जितना 5 पेजेस में आप लिखने वाले थे। तो आपको लगेगा 20-30 पेजेज़ ईज़िली रिवाइज़ कर पाओगे, और यही मैं हमेशा करता था कि छोटा-छोटा लिखता था एंड 2 से 3 पेजेज़ में नोट्स बनाने की पूरी कोशिश करता था, जिससे मैं उन्हें रिवाइज़ ईज़िली कर पाऊँ। और नोट्स बनाने के लिए मैं मैथ्स के नोट अपने चैनल पे भी अभी ले आऊँगा कुछ दिनों में, और केमिस्ट्री, फिजिक्स के धीरे-धीरे वो भी ले आऊँगा, जैसे मैं बनाता था, आपको उससे भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो भैया जैसे नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, वैसे ही जब ऑनलाइन क्लास बच्चा लेता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ऑनलाइन क्लास में ये है कि वो नोट्स के साथ प्रॉब्लम ये है, डाउट सॉल्व नहीं हो पाते। जैसे आपका सेशन चल रहा है यूट्यूब पे, दिव्यांशु गुप्ता आईआईटी पटना सीएससी ब्रांच करके इनका यूट्यूब चैनल है, वो जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आईआईटी एस्पिरेंट्स के लिए डाउट्स और साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम डेली लाइव भैया करते हैं, हार्ड वर्क करके आपके लिए आपका डाउट सॉल्व करते हैं। तो उस समय आपने कैसे डाउट सॉल्व किया? ऐसे कोई आपके पास भी भैया थे? मेरे पास देखो भैया तो नहीं थे, बट ये था कि एक उस टाइम पता चला था एक डाउटनेट नाम से ऐप था। एंड मोस्टली जो मेरा फिटजी का पैकेज था जिसमें मेरे पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, मैं वहाँ पर जाके उसका क्वेश्चन पेस्ट करता था। एंड अगर मैंने लाइक 10 क्वेश्चंस पेस्ट किए हैं, तो उसमें से 6 टू 7 क्वेश्चंस के आंसर वहाँ से मिल जाते थे। बट जो 3 से 4 क्वेश्चंस रह जाते थे, उन्हें मैं टिक करके रख लेता था, इनका सॉल्यूशंस खुद से देख लेता था, या तो उस टाइम चैटजीपीटी वगैरह भी नहीं था। तो मैं खुद से ही उनका सॉल्यूशंस फिटजी की एग्ज़ाम्पल्स में अवेलेबल होता था मोस्टली, वहाँ से देखता था एंड उन्हें फिर मार्क करके रख लेता था, जिससे मैं दोबारा आऊँ तो उन्हें एक बार और रिवाइज़ कर लूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने खुद से एक बार सॉल्यूशन बनाया है, देखा है, देन वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो कुछ दिनों बाद फिर से आपके माइंड से इरेज़ हो जाएगा, तो वहाँ से दोबारा देख लेता था। एंड डाउटनेट वाले सॉल्यूशंस तो बहुत ही ईज़िली समझ आ जाते थे, और सिस्टर भी हेल्प कर देती थी कभी-कभी इस क्वेश्चन्स के सॉल्यूशंस में। भैया जैसे बच्चे डिलेमा में रहते हैं कि जेईई मेंस का पढ़े, जेईई एडवांस का पढ़े, तो उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे? देखो, मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरा क्या था जेईई एडवांस और जेईई मेंस को लेके पर्सपेक्टिव। तो मैंने जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले कभी भी जेईई एडवांस के बारे में तो सोचा ही नहीं था। और मैं यही औरों को भी सलाह दूँगा कि आप जितना ओवरथिंकिंग करोगे उतना कोई फ़ायदा नहीं है। थ्योरी आपके जेईई मेंस और एडवांस के लिए सेम ही है। तो आपको क्या करना है, मेंस के पहले आपको अपना पूरा टाइम देना है अपने मेंस के अटेम्प्ट पर, और जितना आप 99 प्लस परसेंटाइल पे फ़ोकस करोगे उतना बेटर है। अब आप जब 99 परसेंटाइल उसमें ले आओगे, क्योंकि आपने उसी पे फ़ोकस किया है, देन अभी आपके पास 3 मंथ्स बचे हुए हैं मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट एंड एडवांस के पेपर के बीच में।
और उस टाइम में आपको क्या करना है, उस टाइम में मैंने पूरे तरीके से एडवांस को लेकर मेरी थ्योरी तो रिवाइज़ थी, बस क्या था क्वेश्चन्स लेवल उतना अच्छा नहीं था, क्वेश्चन एडवांस लेवल के नहीं बनाए थे। एंड मैंने उस 3 मंथ्स में एक तो अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी, मॉक टेस्ट सीरीज़ जो जेईई एडवांस की थी और वो ₹269 की थी, सस्ती मिल रही थी मेरे को, तो मैंने उसे ले लिया था। एंड उसमें मैंने एडवांस के पेपर सॉल्व किए, कुछ दिन मैंने 2-3 पेपर एलएन के भी सॉल्व किए थे, लेकिन लेवल बहुत टफ था, तो मैंने वो छोड़ दिए। और पीवाईक्यूज़ जो थे जेईई एडवांस के 2008 से लेकर 2022 तक के 21 तक के, वो मैंने सारे सॉल्व किए थे। एक-एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार अटेम्प्ट किया, कैसे कर सकते हैं। उससे मेरा एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया था 3 मंथ्स में और उसी की वजह से मेरी रैंक एडवांस में भी अच्छी आ गई थी। तो भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या कोई आपने भी जैसे बच्चे डाउट में रहते हैं एमएस चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए ब्लैक बुक, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी, ऐसे बहुत सारे इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल, जेडली ऐसे बुक्स करने चाहिए नहीं करने चाहिए? अ, देखो मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मैंने खुद ने इन्हें सॉल्व नहीं किया था। थोड़ा बहुत सॉल्व किया था लाइक कंप्लीटली मैंने किसी को भी सॉल्व नहीं किया, 20% से ज़्यादा किसी को सॉल्व नहीं किया था और मेरे पास ब्लैक बुक भी थी, इरोडो भी थी मेरे पास और फिटजी का पैकेज तो था ही एंड एक बुक और थी एन अवस्थी थी मेरे पास। बट मैंने इनको ज़्यादा सॉल्व नहीं किया क्योंकि मेरे पास फिटजी का पैकेज पहले से था और अब मैं उससे करने लगता रेफरेंस बुक्स को तो कोई फ़ायदा नहीं था और मैं ही उस स्टूडेंट्स को भी यही बोलूँगा कि अगर आप किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स फ़ॉलो कर रहे हैं, देन रेफरेंस बुक्स की कोई नीड नहीं है। बट अगर आप किसी कोचिंग का मॉड्यूल्स फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, केवल पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं और थ्योरी पढ़ रहे हैं, देन आप रेफरेंस बुक्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई रेफरेंस बुक जानना चाहे, जैसे मैथ्स के लिए सिंगेज करनी चाहिए ब्लैक बुक, इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते। फिजिकल केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, उसके लिए गाइडेंस दे देते भैया। देखो, ऑर्गेनिक के लिए तो मेरे को नहीं लगता कोई बुक ज़्यादा बेटर है। एमएस चौहान ठीक है, कर सकते हो आप। बट बुक्स क्या है ना, देखो बुक्स अगर आप सॉल्व करने जाओगे, आपके क्वेश्चंस बनेंगे नहीं एंड बुक्स आप फिर सॉल्व नहीं करोगे, छोड़ दोगे उन्हें। मैंने ये खुद अनुभव किया है कि जब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं हार्ड बुक्स के, तो आप उन्हें नहीं करते हो सॉल्व। इससे अच्छा क्या है, आप कोई ऐप वगैरह ले लो या मैंने तो आजकल ऐसे भी ऐप्स देखे हैं जिसमें बुक्स अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन एंड वहाँ पे सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं क्वेश्चंस के। और वहाँ पे आप सॉल्व करोगे, आपको टाइम भी पता चलेगा एंड दूसरी चीज़ आपको सॉल्यूशन भी मिला हुआ है। तो वो ज़्यादा बेटर रहता है इन कंपैरिज़न टू बुक्स को फ़ॉलो करने से। एंड जो डिफरेंस है ब्लैक बुक और सिंगेज सीरीज़ में, ज़्यादा कुछ नहीं है बट मेरे को लगता है कि एडवांस की जो ब्लैक बुक है वो एडवांस के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है सिंगेज से। सिंगेज जो है क्वेश्चन्स हैं एडवांस लेवल के भी उसमें, बट अगर आप और अच्छी रैंक गेन करना चाहते हो देन ब्लैक बुक ज़्यादा बेटर है सिंगेज से। जब क्लास 11th क्लास 12th जब आपने प्रिपरेशन किया, तो आपको कब आपको लगा कि हाँ, अब कन्फर्म है कि अब हो जाएगा? ये मुझे लगने लग गया था लगभग मैंने प्रिपरेशन तो अपनी 2020 नवंबर में स्टार्ट की थी एंड 2021 के नवंबर तक आते-आते मुझे हो गया था कि हाँ, मेरा अब क्लियर हो जाएगा एडवांस वो जेईई मेंस एडवांस का तो नहीं था उस टाइम भी। और वो इसलिए था क्योंकि मेरे मेंस के एग्ज़ाम में 150 प्लस मार्क्स आने लग गए थे। और इस 1 ईयर में मैंने अपनी थ्योरी को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। मेरा नवंबर में पूरे 12 मंथ में मैंने 11th का पूरा सिलेबस एंड 12th का पूरा सिलेबस मेंस लेवल का पूरा कंप्लीट कर लिया था। और मेरे 150 प्लस मार्क्स आ रहे थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब मेरा कोई ना कोई एनआईटी में अच्छी ब्रांच मिल जाएगी मुझे। तो भैया जैसे अभी आप पटना में हो, तो व्हाय पटना मतलब पटना ही चूज़ क्यों किया? और भी आपको मिल रहे होंगे, तो पटना क्यों? आईआईटी पटना। देखो मेरा मेरा पटना फर्स्ट चॉइस नहीं था, मैं आपको बताता हूँ आज। मेरा फर्स्ट चॉइस था आईआईटी जोधपुर की एआई ब्रांच, लाइक एआई में स्पेशलाइज़ेशन और उसका रीज़न ये था आईआईटी जोधपुर का कोलैबोरेशन था जापान की किसी कंपनी से एआई ब्रांच में। और वहाँ पे प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा-सा कम था आईआईटी पटना से, बट वहाँ का रूम भी अच्छे था, लाइक सिंगल रूम मिल रहे थे एंड एसी वगैरह भी था एंड कैंपस भी बड़ा था। और स्पोर्ट फैसिलिटीज़ जोधपुर में आईआईटी पटना से ज़्यादा थी उस टाइम। तो मुझे लगा आईआईटी जोधपुर बेस्ट रहेगा एंड एक रीज़न ये भी था कि मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं वहाँ पे जोधपुर में। तो मुझे लगा कि वहाँ जाऊँगा तो कभी-कभार वहाँ मिल जाएँगे, पटना की तरफ मेरा कोई नहीं था। और माइंड में कहीं न कहीं ये भी रहता है कि लाइक बिहार का जो इमेज बना हुआ है कि बिहार जाना है, नहीं जाना है, जोधपुर राजस्थान का एक अच्छा इमेज बना हुआ है। उसकी वजह से जोधपुर मेरा फर्स्ट था, बट मुझे जोधपुर एप्रोक्सिमेटली 45 से लेके लगभग 45 शायद रैंक की वजह से मुझे जोधपुर की एआई नहीं मिल पाई थी। और पटना की एआई मिल गई थी, तो इस वजह से मुझे फिर वहाँ जाना पड़ा बट ठीक है, पटना भी फिर एंड में मुझे अच्छा लग रहा है अब, कोई उसमें ऐसा वो नहीं है।
तो अब कैसा एक्सपीरियंस है आईआईटी पटना का? क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं भैया? देखो अभी तो यहाँ पे आया हुआ हूँ वैसे मैं, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर तो मैंने बताया ही है, फर्स्ट ईयर तो मैंने वेस्ट कर दिया था एप्रॉक्स, क्योंकि कुछ नहीं पढ़ा था ज़्यादा और स्किल्स तो कुछ डेवलप नहीं की थी, सीपीआई बेशक थोड़ा बहुत बनाने में मेहनत की थी। फर्स्ट सेमेस्टर में तो मोस्टली फेस्ट होते हैं, लाइक हमारे टाइम पे जब मैं पहुँचा पहले दिन ही 3 ऑफ नवंबर 2022 को मैं अपने कैंपस पहुँचा था एंड 11th ऑफ नवंबर को हमारा पहला फेस्ट हो गया था, इन्फिनिटो स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो पूरा टाइम वो सेमेस्टर हमारा इसी में निकल गया कि कैसे फेस्ट चल रहे हैं, डांसिंग-वांसिंग और डीजे नाइट वगैरह में चला गया और मेरी सीपीआई भी कम आई। सेकंड सेमेस्टर में इसी को बैलेंस करने के लिए मैंने पूरा कोर्स से रिलेटेड पढ़ाई की और स्किल्स ना तो मैंने पहले सेमेस्टर में कुछ सीखी थी, ना सेकंड में। थर्ड सेमेस्टर से मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी, सी प्लस प्लस वगैरह करना स्टार्ट किया एंड लगभग मैंने 6 टू 7 आवर्स अपनी स्किल्स को देना उस टाइम स्टार्ट कर दिया था। और सेकंड ईयर के एंड तक भी आते-आते इतना नहीं डेवलप हुआ था क्योंकि कोडिंग में भी इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था। और मैंने ये सब एक्सरसाइज़ वगैरह भी छोड़ दी थी उस टाइम तक क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरा बिगड़ गया था सब रूटीन। लेकिन मैंने जब थर्ड ईयर में एंटर किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की, मेरे ही कलीग्स की, मेरे जो साथ स्टूडेंट्स थे उनकी लगने लग गई थी, मेरे फ्रेंड्स की भी जॉब लग रही थी, इंटर्नशिप लग रही थी। और उसकी वजह से मुझे लगा कि अब मेरा कैसे होगा? देन मैंने उस टाइम पे 8-8, 9-9, 10-10 आवर्स भी पढ़ना स्टार्ट किया। योगा भी करता था मैं और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आईआईटी पटना में मैं वहाँ जाके जॉगिंग वगैरह करता था डेली। तो एंड तक आते-आते विदिन 3 मंथ्स लगभग मैंने ये स्टार्ट किया था जनवरी 2025 में अभी एंड अप्रैल तक आते-आते मेरी इंटर्नशिप भी लग गई थी उससे 10 आवर्स पढ़ने से। भैया इंटर्नशिप की क्या रियलिटी होती है? जैसे इंटर्नशिप ऐसा तो नहीं है कि जो वेबसाइट पे इंटर्नशिप या प्लेसमेंट इसकी आप मतलब वहाँ पे होंगे, 4th ईयर के बच्चों से भी मिले होंगे, तो क्या ग्राउंड रियलिटी है? देखो, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स मोस्टली मुझे लगता है ना कि अ, एक तो आपका अगर लाइक आप प्लेसमेंट्स देखकर जा रहे हो, देन वो पूरे तरीके से राइट नहीं है। किसी भी कॉलेज में आप केवल प्लेसमेंट्स और कंपनीज़ देखकर जा रहे हो। क्योंकि कंपनीज़ बहुत सारी आती भी हैं और ऐसा भी होता है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, तो वो आपको नहीं लेके जाएगी। लाइक हमारे कॉलेज में भी बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी आई थी जिनका टारगेट था 10 प्लस स्टूडेंट्स लेके जाने का एंड वो केवल 5 या 4 स्टूडेंट्स ही लेके गईं क्योंकि उन्हें वो वाला जो स्किल सेट था वो किसी में मिला ही नहीं। और इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट से रह जाते हैं और इंटर्नशिप भी उन्हें नहीं मिल पाती है। बट अगर आप अपनी स्किल्स पे फ़ोकस करोगे और कंपनी आई है और वो 5 स्टूडेंट्स को लेने के लिए आई है, बट आपके पास उसे स्किल्स दिखी, आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स पे स्किल दिखेगी, तो वो 10 को भी लेके चली जाएगी। तो आपका स्किल सेट ज़्यादा मैटर करता है इन कंपैरिज़न टू कितनी कंपनियाँ देंगी। लाइक आईआईटी खड़गपुर में इस साल लगभग 130 के आस-पास कंपनीज़ आई हैं और आईआईटी पटना में अप्रॉक्सिमेटली 70 प्लस कंपनीज़ आई हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे रेशियो देखोगे तो आईआईटी पटना का रेशियो ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिज़न टू आईआईटी खड़गपुर क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा हैं, वहाँ पे 1800 के आस-पास स्टूडेंट हैं और आईआईटी पटना में 580 स्टूडेंट हैं हमारे बैच में। तो रेशियो आईआईटी पटना का ज़्यादा है, बट यही है कि लाइक अगर आप अपने स्किल पे फ़ोकस करोगे तभी इंटर्नशिप लगेगी। प्रिपरेशन टाइम में बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं, तो मार्क्स कम भी आते हैं पढ़ने के बाद भी। तो उस टाइम जो मेंटल इश्यू होता है, थोड़ा डिप्रेशन सा होता है, बच्चों को थोड़ा एंग्ज़ायटी सी लगती है, तो उसे कैसे मैनेज करें? आपको इस साथ ऐसा हुँ। कभी हुआ कि पढ़ रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं? हाँ, मेरे साथ हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैंने भी शुरुआत से ही मेरे 150 प्लस मार्क्स आने लग गए थे। शुरुआत में मेरे स्टार्टिंग में मार्क्स आए थे 20-30 मार्क्स आते थे, जब मैंने 1-2 चैप्टर कंप्लीट किए थे और धीरे-धीरे 70 तक गए थे, 70 प्लस हो गए थे जब मैंने 11th कंप्लीट कर ली थी। और यहाँ पे मुझे डिमोटिवेशन होता था क्योंकि मुझे लगता था कि लाइक अगर मेरे 70 मार्क्स अभी आ रहे हैं और 12th का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 140 मार्क्स आएँगे एंड मुझे कम से कम चाहिए 180 प्लस मार्क्स। 150 पे भी मैं इतना खुश नहीं था क्योंकि वो भी इतना कोई ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, लाइक ठीक था, एवरेज था कि मेरे को एडवांस देने का मौका भी मिलेगा और ब्रांच मिल जाएगी बट सीएसई नहीं मिल पाएगी या एक ऐसी ब्रांच नहीं मिल पाएगी जहाँ प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कहीं न कहीं डिमोटिवेशन रहता था और इसी की वजह से मैंने ऐसा किया था कि कभी-कभी मेरे को संडे को मैं 3-3 मॉक टेस्ट भी देता था। लाइक सुबह बैठ गया मैं 6 बजे से बैठा और 6 बजे से शाम के 7-8 बजे तक मैंने 3-3 मॉक टेस्ट भी दिए हैं और एनालाइज़ भी किया है उनका। तो ये था और मैंने इसी टाइम पर जब मैं इतने-इतने मॉक टेस्ट देता था, तो उसी से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी भी कुछ बनाई थी कि मॉक टेस्ट मुझे कैसे देना है या मेरे को टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज़ करना है। तो ये भी मैंने अपने चैनल पे इस पे वीडियोज़ भी डाल रखी हैं कि कैसे मैं ये सब करता था। ये था। जेईई मेन्स हो गया, जेईई एडवांस हो गया। अप्रोचेस अलग होती है, नीट का अप्रोच अलग होता है।
तो आपने जेईई मेंस और जेईई एडवांस में अप्रोच कैसे बिल्ड किया और क्या डिफरेंशिएट करना चाहोगे बच्चों को जो दोनों को एक ही तरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं? मेरा मेन जो डिफरेंस था मुझे लगता है एडवांस और मेंस में वो ब्रेथ एंड डेप्थ का है। लाइक जेईई मेंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ने चाहिए क्योंकि आपको वहाँ पे किसी भी कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा। बट अगर वहीं पे आप एडवांस को देखने जाओगे तो वहाँ पे ब्रेथ नहीं आपको डेप्थ चाहिए क्योंकि एक कंसेप्ट से भी अगर उन्होंने सवाल पूछा और आपको उसमें थोड़ा बहुत पता था बट पूरा जानकारी नहीं था उस कंसेप्ट के बारे में तो आप पे वो सवाल नहीं बन पाएगा। और यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़ते हैं पूरे 2 साल पढ़ेंगे बट वो डेप्थ किसी में नहीं लेते हैं, लाइक डेप्थ में वो किसी भी चैप्टर में नहीं जाते हैं और मेंस अच्छा से क्लियर हो जाता है बट एडवांस में नहीं हो पाता। और मैंने कभी भी ये सोचा ही नहीं था, लाइक मेरा तो नेचुरली यही था कि मैंने जब भी फॉलो किया किसी टीचर्स को तो मैं उनके सारे लेक्चर्स को देखता था, एक-एक पॉइंट को देखता था। लाइक कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो शुरू से अगर उसने की 12 लेक्चर्स की सीरीज़ है तो वो शुरू के 5 लेक्चर्स में बेसिक पढ़ाएगा एंड उसके बाद एप्रोक्सिमेटली बाकी लेक्चर्स में 50% लेक्चर्स में हार्ड तक लेके जाएगा, एडवांस तक लेके जाएगा चीज़ों को। और स्टूडेंट्स किसी एक टीचर पे पढ़ते हैं, फिर दूसरे पे जंप कर जाते हैं, फिर तीसरे पे जंप कर जाते हैं और वो एडवांस लेवल तक किसी भी कोई भी सब टीचर पढ़ाएँगे एडवांस तक, वो वहाँ तक जाते ही नहीं है। और मैं एक ही टीचर को फॉलो करता था और एंड तक जाता था, जहाँ तक उन्होंने पढ़ाया है पूरा कांसेप्ट। तो इस वजह से मेरी डेप्थ पहले से ही बन रही थी धीरे-धीरे और वो मैंने जब क्वेश्चन सॉल्विंग करना स्टार्ट किया एडवांस का, तो वो मुझे वहाँ पे देखने को भी मिल रही थी। भैया आपने यूट्यूब से तैयारी की, उसके बाद ये रैंक अंडर 3 के रैंक लगभग लाए, तो किस टीचर को फ़ॉलो किया? बच्चे जानना चाहते हैं ऐसा। टीचर्स देखो, मैंने वैसे बहुत सारे टीचर्स को लाइक एक तो समीर सर थे जिनसे मैंने अपनी क्लास 11th की मैथ्स पढ़ी थी एंड क्लास 12th की मैथ्स मैंने निशांत बोरा सर से पढ़ी थी। केमिस्ट्री के लिए कोई एक टीचर नहीं था, केमिस्ट्री में पंकज सर थे, जिनसे मैंने नोट्स वगैरह बनाए थे एंड रिवीजन किया था एंड अनुपम गुप्ता सर थे, जिनसे मैंने 12th पढ़ी थी लाइक सॉलिड स्टेट जैसा चैप्टर जो बहुत हार्ड होता है और हार्ड नहीं लाइक एडवांस में उसके क्वेश्चन्स आता ही है। तो वो मैंने उनसे पढ़ा था और एक पारस सर से उनसे मैंने ऑर्गेनिक भी पढ़ी थी। एन अवस्थी सर से मैं अनअकैडमी के चैनल पे जाकर क्वेश्चन सॉल्विंग करता था। उनसे थ्योरी नहीं पढ़ी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ भी, बट उनसे क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने किया था। और फिज़िक्स के लिए मैंने 12th जयंत नागदा सर से पढ़ी थी और अलग सर से मैंने 11th की फिज़िक्स पढ़ी थी। भैया जैसे आपने प्रिपरेशन किया तो अलग सर को कब से जानना शुरू किया? अलग सर को देखो मैं अलग सर को तो शुरू से ही जानता था जब मैंने प्रिपरेशन क्योंकि मेरे भैया ने भी जब 11th-12th पढ़ रहे थे तो वो अलग सर से भी पढ़ा करते थे। और अलग सर का नाम भी था उस टाइम ऐसा नहीं था क्योंकि मैं जब उनसे पढ़ना स्टार्ट किया था तब भी उनके 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम तक। तो टीचर्स तो जानते थे, बच्चे भी उन्हें सब जानते थे। लेकिन मुझे क्या था ना मुझे एडवांस लेवल तक का उस टाइम लग रहा था कि मैं एडवांस लेवल तक करूँगा या जेईई मेंस लेवल तक तो करूँगा ही। और कहीं न कहीं ये सुनने को मिलता था सबसे ही कि अलग सर के जो लेक्चर्स हैं, जिनमें उन्होंने खुद ने पढ़ाया था, वो बेसिक लेवल के, बोर्ड लेवल के होते हैं। लेकिन 11th में मेरा फिज़िक्स में मेरा हमेशा ही मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैथ्स मेरे को अच्छी लगती थी और केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, लेकिन फिज़िक्स में इंटरेस्ट नहीं था और बोर्ड लेवल का अलग सर पढ़ाते ही थे। तो मैंने अलग सर से ही बोर्ड लेवल का अपना 11th पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ये मैं तब से ही सर को फ़ॉलो किया 11th में। जब बच्चे जेईई प्रिपरेशन करते हैं, नीट प्रिपरेशन करते हैं, स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए, तो वो स्विच कर जाते हैं कि इससे अच्छा तो बोर्ड भी खराब ना हो जाए, बोर्ड में स्विच हो जाते हैं। उन्हें क्या बोलना चाहोगे? और साथ में और भी बच्चे हैं जो ड्रॉप ईयर में क्या होता है, प्रिपरेशन कहीं बाहर ही गए या फिर ऑनलाइन स्टार्ट किया, लेकिन वो कंप्लीट प्रिपरेशन ही नहीं कर पाते, बीच में ही वो कट कर लेते हैं, तो उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे भैया? मेरा सजेशन ये रहेगा कि लाइक अगर आपने जेईई मेंस लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप पूरे तरीके से मोटिवेटेड हो कि मैं करूँगा, देन मुझे नहीं लगता कि बोर्ड आपके लिए कुछ भी मायने रखेगा या बोर्ड में आप 75% नहीं बना पाओगे। लाइक मैंने खुद ने कभी भी बोर्ड की प्रिपरेशन तो की ही नहीं थी लाइक मैंने शुरू से ही मेंस को फॉलो किया था और एडवांस को फॉलो किया था एंड लास्ट में जब मेरा टेस्ट होने वाला था मेरा जैसे ही मेरा एग्जाम होने वाला था 12th में और मैं ये भी बता दूं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम और एएमयू बोर्ड के एग्जाम और सिमिलर होते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता उनमें। तो मैंने ओसवाल के सैंपल पेपर्स करना स्टार्ट कर दिया था, वो मैंने खरीद लिए थे और उससे मैंने 2-3 दिन पहले ही सॉल्व किए 3-4 पेपर और मुझसे उससे मुझे आइडिया मिल गया कि हाँ, मेरे को इस तरीके से क्वेश्चन्स का आंसर बना के लिखना है। क्योंकि आंसर तो मेरे को पता था, हर क्वेश्चन का आंसर मेरे को आता था। बट डिफरेंस कहाँ आ रहा था कि वो उनकी मैं थ्योरी नहीं लिख पा रहा, पूरे तरीके से आंसर नहीं लिख पा रहा। लाइक 10 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा 1-2 पेज नहीं लिख पा रहा हूँ उस चीज़ में। तो वो मैंने 1-2 दिन में ही लाइक
जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ उससे 2-3 दिन पहले ही उस साल के सैंपल पेपर्स देख के, उनके सॉल्यूशंस देख के कैसे आंसर लिखते हैं, वहीं से मैंने गेन कर लिया और मेरी अच्छी परसेंट बन गई थी, 91% आई थी मेरी 12th में। तो भैया 91% आया 12th में, आपकी 96 10th में। बहुत सारे बच्चे 10th में 90 प्लस 95 प्लस लाके खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो जेई प्रिपरेशन में कठिनाइयां होती है, तो ऐसा नहीं हुआ कि यार मेरे तो 10th में इतने अच्छे नंबर है, अब क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि टीचर स्विच करता हूँ, ऐसा ऐसा दिमाग में थॉट नहीं आया? अ, आते थे लाइक मेरे को जब मैंने जेईई कुछ-कुछ अनअकैडमी अपने ऐप पर कुछ मॉक टेस्ट कराती थी, जिसमें कोई भी एंटर करके दे सकता था उसे और ऐसा नहीं था मेरी हमेशा ही अच्छी रैंक आती थी, मेरी कभी-कभी ऐसी भी रैंक आती थी लाइक 10,000 के पीछे भी रैंक आती थी मेरी। और उस टाइम बहुत डिमोटिवेशन होता था कि लाइक मैं अभी भी इतने कुछ स्टूडेंट से पीछे चल रहा हूँ, जबकि मैं अपने स्कूल में भी टॉपर रहा हूँ और मैंने इतना अच्छा तैयारी भी की है। बट यही था कि हमेशा कंसिस्टेंट रहूँगा और एक दिन के लिए डिमोटिवेट हुआ लाइक शाम को डिमोटिवेट हुआ हूँ 5 बजे देन उस दिन ज़्यादा नहीं होगा तो क्या हुआ अगले दिन से फिर से सुबह से मेरा रूटीन फ़ॉलो करना मैं स्टार्ट कर देता था। तो डिमोटिवेशन पार्ट है जेईई प्रिपरेशन का बट मैं उसे ज़्यादा देर तक रहने नहीं देता था। उसे स्विच करके दोबारा से अपने उसी मोड में आ जाता था पढ़ाई वाले में। मैंने एक जगह क्वोट पढ़ा था कि इन जेई, नीट, सीए एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डिप्रेशन इज अ लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। क्या आपको लगता है कि ये सही है? हाँ, ये मुझे लगता है लाइक मुझे क्यों लगता है इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। ये इसलिए है कि अगर आपने 1 घंटे लाइक यूट्यूब देख लिया या मेरे को 2 शो बहुत पसंद थे, ये मैंने अपने चैनल पे भी बताया। एक तो अमेरिका गॉट टैलेंट देखता था मैं एंड एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो तो हर कोई देखता है। तो इन 2 की वज़ह से मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता था। एंड लाइक मैंने आज 1 घंटा अपना शो देखने में निकाल दिया, तो उसकी वज़ह से जो मेरे को अंदर से गिल्ट फ़ील होगा ना कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, उसकी वज़ह से मैं क्या करता था, अगले 2 से 3 घंटे तक बिना उठे पढ़ता था। कंसिस्टेंटली पढ़ पाता था। लाइक मैंने 1 घंटा बर्बाद किया, अब गिल्ट की वजह से मैं अगले 3 से 4 घंटे तक उठ ही नहीं रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो कहीं न कहीं दिमाग में बन चुका है कि अब मैं उठ गया तो मेरी फिर कैसी प्रिपरेशन होगी। और इसी वजह से कि लाइक वो 1 घंटा तुम ऐसा होता है ना शेर भी कभी भी पीछे जाएगा लेकिन फिर वो छलांग मारता है एक साथ। तो वही होता था कि 1 घंटे का जो डिस्ट्रैक्शन हुआ उसने मुझे इतना ज़्यादा वो कर दिया, गिल्ट में ला दिया और उसकी वजह से मैं अगले 3-4 घंटे लगातार पढ़ा हूँ। तो वो मुझे हेल्प भी करता था बहुत बार। जेई प्रिपरेशन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अब क्विट करते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट कर दिया किसी कारणवश, ऐसा कभी टाइम आया? देखो, जेईई मेन्स के टाइम पे तो नहीं हुआ था, बट जेईई एडवांस के टाइम पे ऐसा हुआ था। क्योंकि एक वो होता है ना कि जेईई मेन्स तक तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि क्विट करना चाहिए क्योंकि मार्क्स आने लग गए थे। नवंबर 2021 में मार्क्स आने लग गए थे और 150 प्लस मार्क्स आ रहे थे, तो अब लगता था कि 10-15 मार्क्स और बढ़ाऊँगा और 10-15 मार्क्स मेरे लिए कुछ ज़्यादा भी नहीं था क्योंकि मैं ये देख रहा था लाइक 75 क्वेश्चन्स में से 4 टू 5 क्वेश्चन्स मेरे सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाते थे। और उन क्वेश्चन्स की वजह से अगर मैं उन्हें सही कर लूँ, लाइक वो क्वेश्चन्स ऐसे तो थे नहीं कि जो मैं कर नहीं पा रहा था। बस ये था कि उनमें सिली मिस्टेक हो रही थी, तो मैं अगर उन्हें रिड्यूस कर देता, तो भी मेरे मार्क्स 180 प्लस आने लग जाते। और मैंने धीरे-धीरे यही किया, 3-3 4-4 मॉक टेस्ट दिए, तो उसकी वजह से मुझे वहाँ तो कभी ऐसा फ़ील हुआ नहीं कि क्विट करना है। बट जेईई एडवांस के टाइम पे होने लग गया था और उसका रीज़न ये था कि मेरे को एक अच्छी कॉलेज में एक अच्छी एनआईटी कुरुक्षेत्र में मेरे को सीएसई मिल रही थी। एनआईटी इलाहाबाद में मेरे को ईसी मिल रही थी और 99.2 परसेंटाइल था मेरा। तो मेरे को लगता था यार अब भी मेरे को क्यों मेहनत करना पड़ रहा है और मेरे पे अब भी क्वेश्चन नहीं बनने क्योंकि एडवांस के क्वेश्चंस बनाना बहुत टफ होता है। एक-एक क्वेश्चन 2-2 घंटे में बनता है। तो मेरे को लगा अब क्विट कर देता हूँ। ये कॉलेज अच्छे हैं, मैं यहीं चला जाऊँगा। मेरे को नहीं जाना आईआईटी में। बट फिर भी कहीं न कहीं ये था कि आईआईटी रुड़की सपना था और आईआईटी रुड़की को फ़ॉलो कर रहा था। तो लगता था आईआईटी रुड़की जाना चाहिए और मेरे जो फेवरेट टीचर थे समीर सर, वो खुद आईआईटी रुड़की से थे मैकेनिकल से। और मैं ये भी बता दूँ मेरी जो रैंक थी उसमें मुझे आईआईटी रुड़की की ही मैकेनिकल ब्रांच भी मिल रही थी, उसी ब्रांच में। तो वही कहीं न कहीं मोटिवेट करती थी कि जिन टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ, वो आईआईटी से पढ़े हुए हैं और मैंने उनको फ़ॉलो किया, तो मैं भी आईआईटी तो क्लियर कर ही लूँगा। 1-2 दिन डिमोटिवेशन हुआ, कोई नहीं, फिर अगले दिन से फिर स्टार्ट कर देता था। तो प्रिपरेशन जर्नी में भैया डिफिकल्टीज आती है, प्रिपरेशन टाइम में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसे टैकल करते गए तो रैंक आई। तो भैया उस समय फैमिली वालों का क्या, मतलब उस समय क्या सोच था कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे कि हो जाएगा, कैसे मतलब सपोर्ट कर रहे थे? और जब हो गया तब क्या रिएक्शन था? रिलेटिव्स का, जब प्रिपरेशन कर रहे थे या तो किसी ने डिमोटिवेट किया, जिसे कुछ बोलना चाहेंगे पॉडकास्ट के माध्यम से? नहीं देखो, ये तो मैं तो कभी मेरा तो हमेशा ही रहता है मैं किसी को कुछ गलत ना बोलूँ। बट ये है देखो पेरेंट्स का सपोर्ट था
मेरे फ़ादर ने मेरे को कभी भी उस टाइम पे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे को कभी भी फ़ोर्स नहीं किया दुकान पे बैठने के लिए। वो हमेशा कहते थे अपनी प्रिपरेशन करो, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो एंड मेरी मदर तो हमेशा ही हेल्प करती थी। लाइक मैं जब भी कभी मेरे को मैं नाश्ते वगैरह के लिए भी अपने रूम से जाता नहीं था, वहीं पे सब कुछ आ जाता था। एंड सिस्टर ने हेल्प किया ही था, ब्रदर भी हेल्प करते थे। तो पूरे तरीके से परिवार का हेल्प था एंड दूसरा रीज़न मैंने कभी भी प्रिपरेशन करते टाइम कभी भी किसी को बताया नहीं कि मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लाइक मेरे घरवालों के अलावा मेरे ताऊ या मेरे चाचा जितने भी जो भी वहाँ से मेरे दोस्त वगैरह थे जो भी, किसी को पता ही नहीं था मैंने जेईई की प्रिपरेशन की 1.5 साल। उन्हें तब पता चला जब मेरा एडवांस क्लियर हो गया था। तो रिलेटिव्स का कोई प्रेशर इसीलिए नहीं था क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ और कोरोना टाइम था तो कोई इधर-उधर आता-जाता भी नहीं था। तो कोई रिलेटिव घर पे आया भी नहीं उन 2 सालों में, तो किसी को पता भी नहीं चला कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप भी कर रहे हो, तो कम अगर जितना कम हो सके किसी को बताओ कि ये बताओ ही मत कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड जब रिज़ल्ट आ गया उसके बाद लोगों को पता चला कि हाँ, भई क्लियर कर लिया है। तो उनका कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं था क्योंकि उन्हें भी लगता था मैं हमेशा से ही टॉपर रहा था। तो ऐसा नहीं था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था जिसकी वज़ह से जिसने पूरा सीधे क्लियर किया। तो एक उनके दिमाग में इमेज बनी हुई थी कि हाँ, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। इसलिए और मेरे जो बुआ के लड़के थे, उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी से एमएससी की हुई है। तो आईआईटी का इतना पहले से था हमारे परिवार में कोई बंदा, तो उसकी वज़ह से मेरा ऐसा नहीं था मैं पहली बार था आईआईटी में जाने वाला और तो इसलिए इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ, ठीक था। गाँव के पहले आईआईटीएन थे? मैं अपने गाँव का पहला आईआईटीयन हूँ, लाइक मैं पहला आईआईटीयन था नहीं, मैं पहला आईआईटीयन अभी भी हूँ, कोई और दूसरा मेरे गाँव से अभी तक आईआईटी क्लियर नहीं किया है। एनआईटी में है मेरे गाँव का एक लड़का बट आईआईटी में अभी तक कोई नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ना कोई तो निकाले लाइक मैं अपने चैनल पे भी अब ऐसे मटेरियल डालूँगा जिससे आईआईटीज़ का और थोड़ा वो भैया आप चैनल पे डाउट सेशन लेते हो, मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हो, मिस्टेक्स बताते हो बच्चों की, तो और क्या-क्या है फील्ड है जो आप अपने चैनल पे करते हो, जो आपके बच्चे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपके चैनल विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या-क्या उन्हें कंटेंट मिलने वाला है चैनल से? वहाँ पे देखो मैं मेरा मेन फ़ोकस है एक तो मेंटरशिप वगैरह तो आती ही रहेंगी ये सब वीडियोज़, बट मेन फ़ोकस मेरा होगा मैथ्स के जेईई मेन्स एंड एडवांस लेवल के क्वेश्चन्स एंड वहाँ पे उनकी थ्योरी कराना। मेरा मेन फ़ोकस है बच्चों को एडवांस के लिए और मेंस के लिए मैथ्स में प्रिपेयर करना। क्योंकि मैथ्स में क्या है ना, वहीं पे मोस्टली स्टूडेंट मैथ्स में ही अपना सबसे कम मार्क्स लेके आते हैं क्योंकि लाइक फिज़िक्स और अ, उसमें जो है केमिस्ट्री में आप पढ़ सकते हो बट मैथ्स में मैंने खुद मेरे टाइम पे मेरे 25 में से 12 क्वेश्चन्स बने थे। और बाकी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा बने थे क्योंकि मैथ्स रिलेटिवली हार्ड होती है उन दोनों से। और मैं यही चाहता हूँ कि मैथ्स आसान बने और मैं उस पे चैनल पे मैथ्स के पीवाईक्यूज़ वगैरह सॉल्व कराऊँ जिससे स्टूडेंट्स को उसमें हेल्प मिले। और भैया डाउट सेशन में एक क्वेश्चन वाला डाउट हो गया और मतलब क्या वो जैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन की, ना कि फैमिली इश्यू, तो हुँ। उसे कैसे वो भी बताएँगे आप कि केवल मैथ्स के डाउट, फिजिक्स के डाउट ऐसे ही डाउट लेंगे? नहीं, देखो मैं लाइव सेशन करता हूँ और लाइव सेशन में मैं मोस्टली ये बताता हूँ कि कैसे करना है। मेरा लाइव सेशन का मेन मोटिव ये भी है कि लाइक एक तो यही है मोटिव कि स्टूडेंट्स को थोड़ा फ़ोकस मिले और उनको अपने प्रिपरेशन में कुछ ग गाइडेंस वगैरह कोई ऐसा होना चाहिए जो उन्हें गाइडेंस लाइव आकर दे। दूसरी चीज़ हर किसी का बड़ा भाई या बहन नहीं होता जो उन्हें गाइडेंस देगा, चाहे मेरी दीदी थी बट हर किसी का नहीं होता। एंड जो सेकंड पॉइंट जिसकी वज़ह से मैं लाइव सेशन लेता हूँ लाइक मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स लाइक आज उन्होंने छोड़ दिया पढ़ना, तो फिर वो 3 से 4 दिन तक वेस्ट कर देते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें कोई बोलने वाला नहीं है कि तुम पढ़ाई करने बैठो दोबारा से और वो इसलिए पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं लाइव सेशन लेता हूँ, मेरे पास इस सेशन में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, वो देखते हैं कि हाँ भाई और भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने आए हैं, जो डाउट्स पूछ रहे हैं और मेरा चैनल कहीं न कहीं उन्हें लाइव सेशंस उन्हें कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है कि हर 1-2 दिन में सेशन आते हैं और उन्हें ये महसूस होता है कि अच्छा मैंने प्रिपरेशन अभी बीच में छोड़ दी है, तो दोबारा से स्टार्ट करनी है। इसलिए मैं लेता हूँ ये सब लाइव सेशंस वगैरह। तो लाइव सेशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले ये एक स्क्रीन पे आना, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, तो यस। आईआईटीएन कॉन्फिडेंस आईआईटी के साथ आता ही है। तो भैया ये आपका कब से इंटरेस्ट हुआ कि यूट्यूब पे ऑन करते हैं, यूट्यूब पे बच्चों को गाइडेंस देते हैं? यूट्यूब पे देखो मैंने जब तक मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी थी तब तक तो मेरा कुछ ऐसा प्लान था नहीं कि मुझे यूट्यूब वगैरह करना है। बट जब मैं 2 महीने अभी मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था अप्रैल एंड में 30th ऑफ अप्रैल को मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया और मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली थी 7th ऑफ जुलाई। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स थे
जिसमें मैं ऐसा कुछ कर रहा नहीं था, खाली बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सबको हेल्प भी मिले और मेरे को भी थोड़ा-सा मेरा भी पुरानी यादें मेरी याद आ जाए मेरे को जो मैं उस टाइम पे फ़ॉलो करता था। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे अच्छा क्या ही हो सकता है, जेईई का कुछ गाइडेंस वीडियोज़ भी बनाएँगे, स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी और मुझे भी कहीं न कहीं जब मैं घर से बाहर रहता हूँ लाइक अभी मैं घर से बाहर हूँ, तो यहाँ पे इतना कोई नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे लाइक मेरे फ्रेंड्स हैं और तो कोई इतना है नहीं। बट जब मैं लाइव सेशंस करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे स्टूडेंट्स दिखते हैं, अपनापन फ़ील होता है कि हाँ, तो मैंने फिर तभी से ये सब चीज़ें इसलिए स्टार्ट कर दी थी। आईआईटी पटना, आईआईटी पटना जो बच्चे फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का क्या एक्सपीरियंस रहता है? बहुत बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है फर्स्ट ईयर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, फेस्ट का क्या होता है और कब होती है उनकी जॉइनिंग। बहुत बच्चे जोसा काउंसलिंग के बाद वेट करते रहते हैं। जैसे आपने भी बताया, तो उसके बारे में पूरा इलैबोरेट करके पूरा अच्छे से ब्रीफ में बता दीजिए भैया। देखो मैं बताता हूँ लाइक जोसा काउंसलिंग जैसे होगी आपकी पहले एडवांस का एग्ज़ाम होगा, उसके 15 डेज़ बाद ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है एंड विथिन 2 मंथ्स तो आपको मिलेंगे अगर आप किसी भी आईआईटी वगैरह में एडमिशन ले रहे हैं एनआईटी में, तो जोसा काउंसलिंग के 6 राउंड्स 2 मंथ्स के अंदर होते हैं और ये 2 मंथ्स आपको मिलेंगे जिसमें आप अपना पूरा कुछ भी रेडी करो अपनी कॉलेज के लिए क्योंकि आपके पास उस टाइम कुछ पढ़ने के लिए भी नहीं है। एंड मेरा खुद का एडवांस का एग्ज़ाम हुआ था 28th ऑफ अगस्त को एंड मेरा रिज़ल्ट आ गया था 11th ऑफ सितंबर को और मैं कॉलेज गया था अपने 3rd ऑफ नवंबर को। तो इसमें बिल्कुल 11th ऑफ सितंबर से 3rd ऑफ नवंबर लगभग के 2 महीने से ज़्यादा ही है कुछ। तो ये 2 महीने मेरे को मिले थे और अ, अगर लाइक ये पूछना चाह रहे हो कि क्या करना चाहिए या वो 2 महीने में नहीं, जैसे जब एग्ज़ाम निकल गया, कॉलेज भी मिल गया, तो बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है, कैसा मतलब माहौल होगा? जैसे बहुत सारे बच्चों को होम सिकनेस ऐसा डर लगता है, होम सिकनेस हो और कैसा एक्सपीरियंस रहता है फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर का देखो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है लाइक कॉलेज में आपको एक अलग ही वाइब मिलेगी और जैसा आपने घर पे पूरा टाइम अपना आपका पढ़ाई में जा रहा था, वहाँ जाके आप नए-नए स्टूडेंट से मिल रहे हो। सब क्योंकि वही फेज़ से निकल के आए हैं, तो किसी का पढ़ने का मन नहीं होता, तो सब इधर-उधर घूम रहे होते हैं एंड कैंपस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। लाइक हमने जब पहुँचे थे हम वहाँ, तो बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी सीनियर्स के साथ और वो ऐसा नहीं था रैगिंग टाइप मीटिंग नहीं होती थी, नॉर्मल चिल टाइप मीटिंग होती थी, जहाँ पे कभी-कभी सीनियर्स पार्टी वगैरह भी देते हैं जूनियर्स को। तो वहाँ पे ऐसे करते जाते थे एंड मैंने बहुत सारे इस तरीके से दोस्त भी बनाए अपने। और फिर हम साइकिल खरीद ली थी हमने अपने कैंपस में और हम पूरा कैंपस घूमा करते थे। 500 एकर्स में कैंपस था। और अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइक मैंने खुद ने भी बिना कुछ पढ़ाई किए 7 प्लस सीपीआई अपनी मेंटेन की थी। 7.3 सीपीआई मेरी आ गई थी बिना कुछ पढ़े हुए। और अगर आप अच्छे से पढ़ने भी लगते हो देन अगर आप 8 टू 9 आवर्स पढ़ते हो तो 9 प्लस सीपीआई भी आपकी ईज़िली बन जाएगी। तो सीपीआई का इतना टेंशन नहीं लेना होता है और 8 प्लस सीपीआई लेकिन आपको मेंटेन करो तो ज़्यादा बेटर रहता है फ्यूचर के लिए, प्लेसमेंट इंटर्नशिप के टाइम। चिल तो बहुत किया था वैसे।